नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 समाजशास्त्र की इस कक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारा विषय है वो है समाजशास्त्र की जो द्वितीय पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। उसका द्वितीय अध्याय है वह है सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज। तो देखिए, आज का जो हमारा अध्याय है इसमें हम जिन जिन प्रमुख बातों को पढ़ेंगे वो है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो समाज सुधार आंदोलन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। देखिए, जब भी सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की जाती है तो उसी में सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ हम जो सामाजिक परिवर्तन के जो अन्य पहलू हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। उन्हीं में से एक है सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज। देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो तो संस्कृति के अभौतिक तत्व से है या अभौतिक पक्ष से है। जब भी समाज में अभौतिक पक्ष में परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं कि संस्कृति के अभौतिक पक्ष में, संस्कृति के अभौतिक पक्ष से तात्पर्य है समाज के संबंधों में, समाज की मान्यताओं में, समाज की परंपराओं में, समाज की प्रथाओं में, समाज की कार्य प्रणालियों में जब परिवर्तन होता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसका संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों से है। अर्थात अगर समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है या किसी भी प्रकार की संस्कृति, चाहे वो भौतिक संस्कृति हो चाहे वो अभौतिक संस्कृति हो, दोनों में ही अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। तो संस्कृति की किसी भी शाखा में होने वाला परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है, जबकि संस्कृति के केवल अभौतिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सांस्कृतिक परिवर्तन है एक वृहद अवधारणा है, जबकि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आने वाली एक अवधारणा है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। जब हम हमारे भारत के अंदर सांस्कृतिक परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं कि भारत में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है वो एक तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में जो समाज सुधार हुए हैं उनकी बदौलत हुआ है, और दूसरा जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, जो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया है, या जो हम कह सकते हैं जो उपनिवेशवाद की वजह से जो भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया आई थी वो है, ये प्रमुख घटक रहे हैं भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन के। कहने का तात्पर्य यही है कि भारत में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं उनके पीछे ये दो प्रमुख कारण रहे हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया। ये प्रमुख तत्व रहे हैं जिन्होंने भारत के का जो समाज है उसमें प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन किए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो समाज सुधार हुए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 19वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था वो अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पे रोक, जातिगत जो भेदभाव हैं वो, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा, ऐसी प्रमुख जो कुरीतियां थी उन्होंने समाज को अपने चक्र में दबोच रखा था, या फिर भारतीय समाज इन कुरीतियों से ग्रस्त था। देखिए, 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक हुए उन्होंने जो उनके आधुनिक विचार थे, या जो पश्चिमी उदारवाद के जो विचार थे, या जो पश्चिम की जो समानता की अवधारणा थी, या पश्चिम के जो नए विचार थे, उनसे वो उन्होंने प्रेरणा लेके यहाँ भारत में भी उन्होंने अनेक प्रकार के सामाजिक आंदोलन चलाए और सामाजिक सुधार किए। और पश्चिमी विचारधारा और पश्चिम का जो समाजवाद था और जो उदारवाद था उसकी प्रेरणा लेके या उससे उसको आदर्श मान के, या कह सकते हैं उससे प्रभावित होके भारतीय जो समाज सुधारक हैं उन्होंने यहाँ भी बहुत सारे सामाजिक सुधार किए।
देखिए, उनमें से हम कुछ समाज सुधारकों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय हैं, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और उनकी मृत्यु है 27 सितंबर 1833 को हुई थी। लेकिन भारतीय समाज में परिवर्तन के जो प्रमुख अग्रज रहे हैं उनमें से एक रहे हैं राजा राम मोहन राय, इसलिए उनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और भारतीय जो भाषाई प्रेस है उसके ये प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। उन्होंने जन जागरण और सामाजिक सुधार के भी उनको प्रेरणता कहा जाता है। और बंगाल का जो नव जागरण का युग था उसके पितामह भी कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म मैनिकल मैगजीन की और संवाद कौमुदी की और मिरात उल अखबार की या बंगदूत जैसे जो प्रमुख पत्रिकाएं थे उनका संपादन कार्य भी किया था। राजा राम मोहन राय ने ही 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी कलकत्ता में, तथा राजा राम मोहन राय ने ही 1818 में सती प्रथा के विरोध में अभियान प्रारंभ किया था। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा, जिसको आगे चल के फिर ब्रह्म समाज भी कहा गया, उसकी बंगाल में स्थापना की। और राजा राम मोहन राय के प्रयास ही थे कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक तत्कालीन गवर्नर जो वायसराय थे वो थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से या राजा राम मोहन राय के जो आंदोलन थे उन्हीं से प्रभावित होकर 1829 में सती प्रथा पे रोक लगा दी थी। 1830 में राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि थी वो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई। और जैसा हमने पहले ही पढ़ा कि 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई और वहां आज भी उनकी जो समाधि है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। चलिए हम अगले समाज सुधार की चर्चा करते हैं जिसमें एक प्रमुख नाम है पंडित रमाबाई। देखिए, जो पंडित रमाबाई है उनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था और उनकी मृत्यु है वो 5 अप्रैल 1922 को हुई। वो एक प्रख्यात विदुषी, समाज सुधारक और भारतीय नारियों को उनकी पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाने के लिए समर्पित थी। महिलाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए जो प्रमुख प्रारंभिक जो अग्रज समाज सुधारक थे उनमें गिनी जाती हैं पंडित रमाबाई। देखिए, इनका जन्म है मैसूर रियासत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम रमा डोंगरे था और कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें सरस्वती की और पंडिता जैसी उपाधियां प्रदान की गई थी। 19वीं शताब्दी का जो बाल विवाह है, जो विधवा उत्पीड़न है या सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां थी, ऐसी स्थिति में महिलाओं को शिक्षा देके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना या जो कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए जो प्रयास किए वो उनमें अग्रज थी पंडित रमाबाई। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि पंडित रमाबाई ने ही 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। और पंडित रमाबाई ने ही जो निम्न जाति की महिलाएं थी या जो हिंदू महिलाएं थी उन लड़कियों को या उन महिलाओं को शिक्षा देने के ऊपर उन्होंने बल दिया। और उनका मानना था कि शिक्षा ही एक प्रमुख ऐसा तरीका है जिसके द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अगले समाज सुधार की चर्चा करते हैं। ये हैं सर सैयद अहमद खान। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था और इनकी मृत्यु है 27 मार्च 1898 को हुई थी। ये एक हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। तो हम मान सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान है वो ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने
जो मुस्लिम समाज है उसमें शिक्षा की अलख जगाई और सामाजिक परिवर्तन के वो अग्रज बने। देखिए 1858 में मुरादाबाद में उन्होंने एक आधुनिक मदरसे की स्थापना की। 1863 में उन्होंने गाजीपुर में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की और उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की। 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का उन्होंने गठन किया और उन्होंने मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और उनका मानना था कि जब तक मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक उनको तकनीक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक मुस्लिम समाज है वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकता। चलिए अगले प्रमुख समाज सुधार की चर्चा करते हैं, वो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए महर्षि दयानंद जो सरस्वती हैं उनका मूल नाम था मूल शंकर तिवारी और उनका जन्म है 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ और उनकी मृत्यु है 30 अक्टूबर 1883 को राजस्थान के अजमेर जिले में हुई। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती हैं वो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं और स्वराज्य का जो नारा दिया था उन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य का नारा दिया और बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस स्वराज्य के नारे को आगे बढ़ाया। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुड्डी पड़वा दिवस पर गिरगांव मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती है वो नारी जाति को समृद्ध समाज का आधार मानते थे, इसीलिए उन्होंने महिला शिक्षा और सुरक्षा के ऊपर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा, भेदभाव, पशु बलि और महिलाओं को वेदों की ओर बढ़ने की अनुमति ना देना आदि ये हमारे समाज में एक पिछड़ेपन का घोतक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो एक प्रमुख नारा दिया था वो था वेदों की ओर लौटो। साथ ही साथ उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के साथ ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जो कि आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी में की थी और इस ग्रंथ की रचना का कार्य उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में किया था और इसका जो प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था वो राजस्थान के ही अजमेर जिले में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं एक पिछड़ी जो जातियां हैं उनके एक अग्रदूत, एक मसीहा या कह सकते हैं कि प्रमुख समाज सुधारक जिनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। महात्मा ज्योतिराव जो फुले हैं वो भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए कार्य करता था। उनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान की जाए, इसी से ही वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और इसी से ही समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने अपनी जो उनकी धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उसको स्वयं शिक्षा प्रदान की और सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही भारत के अंदर प्रथम बालिका विद्यालय खोला गया और इसीलिए सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला अध्यापिका भी बोला जाता है। स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए ही ज्योतिबा ने 1818 में भारत की पहली प्रथम पाठशाला भी स्थापित की थी। उनकी समाज सेवा को देख के ही 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। ज्योतिबा फुले हैं, उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गुलामगिरी,
तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा और किसान का कोड़ा, ऐसी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई, लेकिन उसमें गुलामगिरी है वो प्रमुख पुस्तक के रूप में गिनी जाती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एक प्रमुख तेलुगु भाषा के जो विद्वान हैं कंदुकूरी वीरेशलिंगम, कंदुकूरी वीरेशलिंगम, इनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को हुआ आंध्र प्रदेश में और इनकी मृत्यु 27 मई 1919 को हुई। वीरेशलिंगम तेलुगु भाषा के प्रमुख प्रसिद्ध विद्वान थे, साथ ही साथ तेलुगु साहित्य में इन्हें गद्य ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता था। तेलुगु भाषा के प्रमुख विद्वान थे ये, इसलिए इनको गद्य ब्रह्मा भी कहा जाता था। और उन्होंने 11 दिसंबर 1881 को प्रथम विधवा पुनर्विवाह संपन्न करवाया था, जिसके कारण उनकी कीर्ति देश विदेश में फैल गई थी। साथ ही साथ जो उनकी प्रमुख पुस्तक थी द सोर्स ऑफ नॉलेज, वीरेशलिंगम की जो एक प्रमुख पुस्तक थी द सोर्स ऑफ नॉलेज, वो भी बड़ी ही विख्यात रही है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के अंदर जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो वीरेशलिंगम के द्वारा ही की गई थी, और 1887 में उन्होंने राजमंड्री में एक ब्रह्म मंदिर की स्थापना की थी, या ब्रह्म मंदिर की स्थापना जिसको कहा जाता है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं एक प्रमुख समाज सुधारक बंगाल के, जिनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। ये बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या उद्यमी या परोपकारी व्यक्ति कहे जाते थे। बंगाल में जो पुनर्जागरण के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से ये एक थे। इनका बचपन का नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। देखिए जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ आंदोलन किया और लोकमत तैयार किया। उन्हीं का प्रयास था कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। साथ ही साथ उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का भी एक विधवा से ही विवाह करवाया था, इसलिए, और उन्होंने साथ ही साथ बाल विवाह का भी उन्होंने विरोध किया। संस्कृत भाषा और दर्शन में बहुत अच्छा नॉलेज होने के कारण विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। समाज सुधारकों के रूप में बंगाल में राजा राममोहन राय के बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर को ही उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं केरल के एक प्रमुख संत और समाज सुधारक, या कह सकते हैं कि केरल में जो सामाजिक पुनर्जागरण के प्रमुख नेता थे वो थे नारायण गुरु। इनका जन्म केरल में 28 अगस्त 1855 को हुआ और इनकी मृत्यु है 20 सितंबर 1928 को हुई। केरल के अंदर जो भी प्रमुख सामाजिक सुधार हुए, या कह सकते हैं जाति प्रथा के खिलाफ, या विधवा पुनर्विवाह से संबंधित, या मूर्ति पूजा के खिलाफ जो भी आंदोलन हुए, या जो धार्मिक जो अंधविश्वास थे उनके खिलाफ जो भी आंदोलन हुए, उनमें एक प्रमुख प्रेरणा या नेता थे नारायण गुरु। नारायण गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे और वो एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जहां कोई भी मूर्ति नहीं हो। साथ ही साथ वो नारायण गुरु थे वो अद्वैतवाद दर्शन या अद्वैतवाद के प्रमुख समर्थक थे। दक्षिण केरल में जो नैयर नदी है उसके किनारे एक जगह है अरुविपुरम, यहां ही इस जगह उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, एक मंदिर की स्थापना की। साथ ही साथ वो इन्होंने यहाँ एक संस्कृत विद्यालय स्थापित किया और 1920 में त्रिशूर नामक जगह में उन्होंने एक मंदिर स्थापना की, जहाँ पे उन्होंने कोई भी मूर्ति नहीं रखी बल्कि एक दीपक स्थापित किया जिसका संदेश था चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो। तो केरल के अंदर जो भी सामाजिक पुनर्जागरण हुआ उसके प्रमुख प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। तो चलिए अब हमने यहाँ प्रमुख जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो सामाजिक सुधारक थे उनकी चर्चा कर ली, उनके बारे में हमने संक्षेप में बातचीत कर ली। अब हम चर्चा करते हैं जो
सांस्कृतिक परिवर्तन का जो दूसरा पहलू है, जिसमें हम संस्कृतिकरण की, पश्चिमीकरण की और धर्मनिरपेक्षीकरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज की इस भाग में संस्कृतिकरण की। देखिए, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवासन ने दी थी। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन, उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। देखिए, भारत के जो प्रमुख समाजशास्त्री थे या भारत में समाजशास्त्र को स्थापित करने में जो प्रमुख अग्रज समाज शास्त्री थे, उनमें से एक प्रमुख नाम है डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन। इनका पूरा नाम था मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवासन। देखिए, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवासन ने जो गांव है, मैसूर का जो गांव है रामपुरा, उसके अध्ययन के समय ही दिया था। एम.एन. श्रीनिवासन ने मैसूर के पास एक गांव है रामपुरा, उसका अध्ययन किया था और उस गांव के अंदर एक जाति है कुर्ग जाति, उस कुर्ग जाति का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। प्रारंभ में एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण को ब्राह्मणीकरण कहा। साथ ही साथ उन्होंने जो उनकी पुस्तक थी रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने ब्राह्मणीकरण या कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा की विवेचना की थी। साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरी पुस्तक भी लिखी थी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। इस पुस्तक में भी उन्होंने जाति के संबंध में उल्लेख किया था, जाति के बारे में उन्होंने व्याख्या की थी और यहां भी उन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में बताया था। तो श्रीनिवास थे, वो जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए जब मैसूर के रामपुरा गांव में गए तो उन्होंने वहां एक विचित्र बात पाई कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो अपनी प्रथाएं, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपनी वेशभूषा इत्यादि को त्याग कर या छोड़कर अपने से उच्च प्रायः ब्राह्मणों का अनुसरण कर रहे हैं और अनुसरण इस अपेक्षा से कर रहे हैं कि कुछ वर्षों या पीढ़ियों के बाद उन्हें भी उच्च जाति में स्थान मिल जाएगा तथा जातीय संसरण में उनकी स्थिति निम्न से उच्च हो जाएगी। तो जब श्रीनिवासन ने इस प्रक्रिया को विश्लेषित किया तो उन्होंने एक नई अवधारणा दी जिसे हम संस्कृतिकरण की अवधारणा कहते हैं। देखिए, जो एम.एन. श्रीनिवासन थे उन्होंने संस्कृतिकरण को पहले ब्राह्मणीकरण कहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है। तो एम.एन. श्रीनिवासन के शब्दों में ही संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य कोई समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, अपनी विचारधारा और अपनी पद्धति को परिवर्तित कर लेता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद जो निम्न जाति है, जातीय संस्तरण में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लग जाती है और सामान्यतः 1-2 पीढ़ियों तक यह दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। कहने का तात्पर्य यही है कि एम.एन. श्रीनिवासन ने जब कुर्ग जाति का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उस मैसूर का रामपुरा गांव है, उसकी जो निम्न जातियां हैं वो अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च करने के लिए उच्च जातियों का मुख्यतः उन्होंने माना कि पहले उन्होंने माना कि ब्राह्मण जातियों का अनुसरण करती हैं और वो ये चाहती हैं कि 1-2 पीढ़ी तक वो भी 1-2 पीढ़ियों के बाद उन्हें भी उच्च जातियों में शामिल कर दिया जाए। इसीलिए वो क्या करती हैं, ब्राह्मणों की तरह ही खान पान प्रारंभ कर देती हैं या ब्राह्मणों की तरह ही रहन सहन प्रारंभ कर देती हैं, उन्हीं की तरह कर्म कांड को अपनाना प्रारंभ कर देती हैं, उनके जो अपवित्र कार्य हैं उनको वो त्याग देती है, मांसाहार करना बंद कर देते हैं, मदिरा पान करना बंद कर देते हैं और साफ सफाई से रहना, या फिर कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण जनजाति या ब्राह्मण जाति जो कार्य करती हैं वैसे कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए एम.एन. श्रीनिवासन इसे पहले ब्राह्मणीकरण कहा कि निम्न जातियां सदैव ही ब्राह्मण जातियों का अनुसरण करती है। लेकिन बाद में एम.एन. श्रीनिवासन ने यह पाया कि सदैव ऐसा नहीं है कि निम्न जातियां हैं वो केवल उच्च जातियों का या फिर ब्राह्मण जातियों का ही अनुसरण करती हैं। उन्होंने पाया कि जिस भी क्षेत्र में जो भी प्रभु जाति है
जिस भी क्षेत्र में जो प्रभु जाति है, जिस भी क्षेत्र में जो उच्च जाति है, निम्न जातियां उसका अनुसरण करती हैं। इसीलिए इन्होंने फिर ब्राह्मणीकरण को आगे चल के संस्कृतिकरण कहा। और उन्होंने माना कि सदैव ऐसा नहीं होता कि निम्न जातियां ब्राह्मण जातियों का अनुसरण करती हैं, निम्न जातियां उस क्षेत्र की जो भी उच्च जाति हैं उसका अनुसरण करती है। संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि संस्कृति का संबंध निम्न जातियों से है। हमने पहले भी चर्चा कर ली कि इसमें निम्न जातियां ही जातीय संस्तरण में ऊपर उठने के लिए प्रयास करती है। संस्कृति की दूसरी विशेषता है कि यह सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है। समाज में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है निम्न जातियां, जिसका तात्पर्य यही है कि वो सामाजिक गतिशीलता को प्रकट कर रही हैं। साथ ही साथ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का जो संबंध है वो किसी एक व्यक्ति या परिवार से या समूह से नहीं है। समूह का मतलब 2-4 लोगों से नहीं है, एक परिवार से नहीं है। समूह का मतलब यहां है कि इसका जो संबंध है वो एक बड़े समूह से या पूरी जातीय समूह से है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा या परिवार के द्वारा अगर ये प्रयास किया जाता है कि वो अपनी स्थिति को उच्च कर ले या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपना ले, तो ऐसा नहीं है, उसे संस्कृतिकरण नहीं कहा जाएगा। जब तक पूरा का पूरा एक समूह या पूरा का पूरी एक जाति है वो ऐसा करने का प्रयास नहीं करती है। साथ ही साथ संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह नहीं है कि सदैव ही एक ही जाति का अनुसरण किया जाए, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो निम्न जातियां हैं वो कुछ आदर्श हैं वो ब्राह्मण जातियों के, कुछ क्षत्रिय जातियों के, या उस क्षेत्र में जो भी उच्च जाति हैं उसके आदर्शों को अपना लेती हैं। साथ ही साथ इसकी अगली विशेषता है संस्कृतिकरण की कि ये केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, अनेक जनजातियों में भी, या कह सकते हैं कि जो अन्य समूह है उनमें भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। साथ ही साथ इसकी अगली विशेषता है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। समाज में जो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है उसका एक प्रमुख पहलू है, एक प्रमुख कारक है, वो संस्कृतिकरण भी है। तो अब हमने संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताओं को जान लिया। देखिए अब हम चर्चा करते हैं संस्कृतिकरण और प्रभु जाति की, क्योंकि श्रीनिवासन ने कहा कि जिस भी क्षेत्र में जो प्रभु जाति है निम्न जातियां सदैव उसका ही अनुसरण करती हैं। अब प्रभु जाति कौन सी? किसी भी क्षेत्र विशेष में संख्या की दृष्टि से जो अधिक होती है तथा जिसका स्थानीय कृषि योग्य भूमि के ऊपर बड़ा अधिकार होता है, जिसके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होती है, और ऐसा जातीय समूह जो जातीय संस्तरण में उच्च स्थान जिसको प्राप्त होता है उसे उस क्षेत्र की प्रभु जाति कहा जाता है। प्रभु जाति का तात्पर्य यही हुआ कि किसी क्षेत्र में संख्या में जो अधिक हैं, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जिनकी सुदृढ़ है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि के ऊपर अधिकार है, वही उस क्षेत्र की प्रभु जाति कहलाती है। और जो निम्न जातियां हैं वो उन्हीं प्रभु जातियों का अनुसरण करती हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं एक प्रमुख बिंदु संस्कृतिकरण की आलोचना। देखिए सबसे बड़ी आलोचना यही है कि एम.एन. श्रीनिवासन का खुद का मानना था कि संस्कृतिकरण एक बड़ी ही जटिल और विषम अवधारणा है। जटिल इसलिए है कि हर जगह प्रभु जातियां अलग अलग प्रकार की हैं और हर व्यक्ति के आदर्श भी हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए इसको हम केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं मान सकते, यह अनेक प्रक्रियाओं की एक जटिल अवधारणा है। तो एम.एन. श्रीनिवासन खुद भी मानते थे कि संस्कृतिकरण है एक जटिल और विषम अवधारणा है। साथ ही साथ जो दूसरी प्रमुख आलोचना है वो यह है कि इस प्रक्रिया में समाज में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता, केवल कुछ व्यक्तियों की स्थिति में ही परिवर्तन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जातीय संस्तरण में कोई बदलाव नहीं होता। यह नहीं होता कि निम्न जातियां एक दो पीढ़ी के बाद में उच्च जातियों में शामिल हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। केवल जो निम्न जातियां हैं वो अपनी जातीय संस्तरण में ही ऊपर उठ जाती हैं। जातीय संस्तरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस जातीय संस्तरण में अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाती हैं। वो क्षत्रिय अपने बराबर की जो जनजातियां हैं या जो अपने बराबर की जातीय समूह है उनसे अपने आप को उच्च मानने लग जाती हैं, लेकिन उच्च जातियों के द्वारा उन्हें अपने अंदर शामिल नहीं किया जाता।
इसीलिए इसकी प्रमुख आलोचना यह होती है कि ये कुछ व्यक्तियों की स्थिति में ही परिवर्तन करती है, ये समाज की जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाती है। साथ ही साथ इसकी तीसरी आलोचना यह होती है कि उच्च जाति के जो लोग हैं उनकी जीवन शैली का ही इसमें अनुसरण किया जाता है और इसे ही वांछनीय और प्राकृतिक मान लिया गया है। मतलब कि संस्कृतिकरण की अवधारणा कहती है कि उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का ही अनुसरण किया जाता है और यही प्राकृतिक नियम है, जबकि ऐसा तो मानव का स्वभाव है, इसको हम प्राकृतिक या वांछनीय नहीं मान सकते हैं। सामान्यतः यह होता ही है कि उच्च जाति के जो भी लोग हैं उनकी जीवन शैली को अपनाने का प्रयास हर व्यक्ति करता ही है या हर समाज करता ही है। चलिए हम अगली चर्चा करते हैं कि इसकी अगली आलोचना यह है कि यह अवधारणा असमानता और अपवर्जन को सही ठहराती है, जो कि गलत है। संस्कृतिकरण है वो असमानता और अपवर्जन को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये मानती है कि निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं। इसका मतलब यही है कि समाज में कुछ लोगों को निम्न माना गया है, साथ ही साथ उनको सामाजिक रूप से उनका अपवर्जन या उनके साथ सामाजिक बहिष्कार किया गया है या फिर उनके साथ असमानता का व्यवहार बरता जाता है। तो समाज में उच्चता और निम्नता को ये संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो बढ़ावा देती है। साथ ही साथ इसकी अगली आलोचना यह होती है कि दलित संस्कृति है और समाज की जो मूलभूत पक्ष हैं उनको यहाँ स्वभाव रूप से ही पिछड़ा मान लिया गया है। मतलब कि दलित जो समाज और संस्कृति है वो सदैव से ही पिछड़ी है, निम्न है, ऐसा इस संस्कृतिकरण की अवधारणा में माना गया है। इसीलिए ये कहा गया है कि सदैव निम्न जातियां ही उच्च जातियों का अनुसरण करती है। साथ ही साथ इसकी अगली आलोचना यह है कि ये जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता में वृद्धि करती है। ये दो विभिन्न जातियों में असमानता को बढ़ावा देती है, भेदभाव को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ ये महिलाओं की जो स्थिति है उसमें भी गिरावट लेके आती है। ये इसकी प्रमुख आलोचनाएं होती है। चलिए आज हम भाग प्रथम के तहत हमने प्रमुख सामाजिक सुधार और पश्चिमी संस्कृतिकरण की अवधारणा का अध्ययन किया। आज का अध्ययन यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।